हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कुछ चैप्टर 13 का अभ्यास प्रश्न के बारे में। ठीक है, एक्सरसाइज आपका स्टार्ट कर रहे हैं। थियोरी जो है इसका कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ आपको पूरा चैप्टर जो है एमीन का आपको मिल जाएगा थियोरी। आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अभ्यास प्रश्न चैप्टर 13 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित यौगिकों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमिनों में वर्गीकृत कीजिए तथा इनके आईयूपीएसी नाम लिखिए। ठीक है, तो इसको जो है आपको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन में बांटना है इनको, और इनका आईयूपीएसी नाम भी लिखना है। जैसे पहला आप देख रहे हैं CH3 ट्वाइस CHNH2। ठीक है, तो इसको बताना है आपको कौन सा अमीन है और इसका क्या आईयूपीएसी नाम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से समझें। यह आपका पहला क्वेश्चन यह दिया गया है CH3 ट्वाइस CHNH2। ठीक है, तो यह आपका क्लोज स्ट्रक्चर है। इसको ओपन करते हैं तो इस कार्बन से 2 CH3 जुड़ा हुआ है, तो CH से 2 CH3 जोड़ दीजिए, CH से एक CH3 इधर जोड़ दिए, एक CH3 इधर जोड़ दिए, और इस कार्बन से NH2 भी जुड़ा हुआ है तो इधर NH2 जोड़ दिए। ठीक, अब जो है नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, या फिर इधर से करेंगे तो 1 2 3, तो 2 नंबर पे NH2 ग्रुप आएगा। 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला है तो नाम होगा प्रोपेन 2 एमीन। ठीक है, तो इसका आईयूपीएसी नाम होगा प्रोपेन 2 एमीन, और NH2 से एक ही तरफ R ग्रुप जुड़े हैं अर्थात यह प्राथमिक एमीन हुआ। ठीक है, तो इस पहले का आपका आईयूपीएसी नाम होगा प्रोपेन 2 एमीन और यह आपका प्राथमिक है। दूसरा देखें, दूसरा यह है आपका कंपाउंड दिया हुआ है CH3 CH2 ट्वाइस NH2। ठीक है, तो इसका ओपन स्ट्रक्चर करें, तो जब आप इसका ओपन स्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है, तो इसका यह आपका होगा CH3 CH2 CH2 NH2। यह इसका ओपन स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें नंबरिंग करेंगे तो जिधर से NH2 जुड़ा रहता है उधर से गिन लेते हैं 1 2 3। ठीक है, यह हो गया आपका, यह हो गया आपका प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन, इसका आईयूपीएसी नाम हो गया है, और यह आपका प्राथमिक एमीन है। एक ही तरफ R ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यह आपका प्राथमिक एमीन है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, यह आपका थर्ड कंपाउंड है जो दिया हुआ है CH3 NH CH CH3 ट्वाइस। ठीक है, इसका ओपन स्ट्रक्चर लिखते हैं CH3 NH CH, और इससे 2 CH3 जुड़े हुए हैं तो CH3 CH3। ठीक, नंबरिंग कर लें 1 2 3, या इधर से करेंगे तो 1 2 3, तो ये 2 पोजीशन से यह ग्रुप आपका जुड़ा होगा। इसका आईयूपीएसी नाम लिखें तो N मेथिल। ठीक है, यहाँ मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, तो N मेथिल प्रोपेन 2 एमीन। ठीक है, तो इसका नाम हो गया आपका N मेथिल प्रोपेन 2 एमीन, और ये आपका देख रहे हैं इस नाइट्रोजन से इधर भी R ग्रुप जुड़ा है और इधर भी R ग्रुप जुड़ा है अर्थात यह द्वितीयक एमीन होगा। ठीक है, तो इसका आईयूपीएसी नाम हुआ N मेथिल प्रोपेन 2 एमीन, और यह आपका द्वितीयक एमीन होगा। नेक्स्ट देखें चौथा, यह कंपाउंड दिया है CH3 थ्राइस CNH2। ठीक है, तो इस कार्बन से 3 CH3 जुड़े हैं और एक NH2 जुड़ा हुआ है, तो स्ट्रक्चर आप बनाएं। कार्बन इससे 3 CH3 जोड़ दिए और एक NH2 जोड़ दिए। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, या फिर 1 2 3। ठीक है, तो दूसरे नंबर से मेथिल जुड़ा हुआ है तो 2 मेथिल प्रोपेन 2 एमीन। ठीक है, तो आईयूपीएसी नाम हुआ इसका 2 मेथिल प्रोपेन 2 एमीन, और यह आपका प्राथमिक एमीन है। इस कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा है, NH2 ग्रुप जुड़ा है और इधर एक ही R ग्रुप जुड़ा है, तो यह आपका प्राथमिक एमीन हुआ। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं पांचवा, देखें ध्यान से। यह आपका दिया हुआ है कंपाउंड C6H5NH CH3, C6H5NH CH3। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा तो N मेथिल। ठीक है, N मेथिल बेंजेनमीन। ठीक है, N मेथिल बेंजेनमीन, इसका आईयूपीएसी नाम हुआ
और यह आपका द्वितीयक एमीन है। ठीक है, नाइट्रोजन से इधर ग्रुप जुड़ा हुआ है और इधर ग्रुप जुड़ा है, अर्थात यह द्वितीयक एमीन है और इसका आईपीएसी नाम होगा एन मेथिल बेंजेनेमीन। ठीक है, अगला देखें 6 नंबर, यह है CH3 CH2 ट्वाइज NCH3। ठीक, इस नाइट्रोजन से दो CH3 CH2 ग्रुप जुड़े हैं, एथिल ग्रुप जुड़े हैं, तो नाइट्रोजन से दो एथिल ग्रुप जोड़ दें CH3 CH2 और इधर भी CH2 CH3, और इस नाइट्रोजन से एक CH3 जुड़ा हुआ है तो नीचे की तरफ CH3 जोड़ दें। ठीक, अब इसका नाम लिखना है तो N एथिल, ठीक है, N एथिल N मेथिल, ठीक है, तो N एथिल N मेथिल एथेनेमीन, इसका आईपीएसी नाम होगा N एथिल N मेथिल एथेनेमीन, और यह आपका तृतीयक एमीन है क्योंकि इस नाइट्रोजन से इधर R ग्रुप जुड़े हैं, इधर R है और इधर R है, तीनों तरफ है, अतः यह आपका तृतीयक एमीन होगा। आईपीएसी नाम इसका N एथिल N मेथिल, ठीक है, एथेनेमीन, यह इसका आईपीएसी नाम होगा। नेक्स्ट देखें, यह है आपका 7वां मेटा ब्रोम, ठीक है, Br(C6H4NH2), यह दिया है तो आपका बेंजीन रिंग होगा C6H4 और एक NH2 जुड़ा होगा और मेटा पोजीशन पे अर्थात 1,3 पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ा होगा, तो मेटा पोजीशन पे आप ब्रोमीन जोड़ दिए और C6H4 हो गया आपका और यहाँ पे NH2 जोड़ दिए, तो 1 2 3, इसका नाम क्या होगा 3 ब्रोमो बेंजेनेमीन। ठीक है, तो इसका आईपीएसी नाम होगा 3 ब्रोमो बेंजेनेमीन और ये आपका प्राथमिक एमीन होगा। ठीक है, तो यह था आपका अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युगलों के यौगिकों में विभेद के लिए एक एक रासायनिक परीक्षण दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एक रासायनिक परीक्षण देना है कि कैसे जो है आप अंतर करेंगे। पहला है मेथिलएमीन और डाइमेथिलएमीन, तो मेथिलएमीन और डाइमेथिलएमीन में आप कैसे अंतर करेंगे, इसके लिए आपको एक अंतर देना है। देखें स्टूडेंट ध्यान से, पहला है आपका मेथिलएमीन और डाइमेथिलएमीन में कैसे आप डिफरेंस करेंगे। तो मेथिलएमीन एक प्राथमिक एमीन है, जो आपका मेथिलएमीन है वह प्राथमिक एमीन है जो कार्बाइल एमीन परीक्षण देती है। ठीक है, तो मेथिलएमीन एक प्राथमिक एमीन है जो कार्बाइल एमीन परीक्षण देती है, जबकि डाइमेथिलएमीन ऐसा नहीं करता है। ठीक है, तो जो डाइमेथिलएमीन है वह कार्बाइल परीक्षण नहीं देता है, जबकि मेथिलएमीन जो है वह कार्बाइल एमीन परीक्षण देता है और यह एक प्राथमिक एमीन है। देखें समीकरण, यह आपका मेथिलएमीन है CH3NH2 और यह आपका क्लोरोफॉर्म SCCl3 और 3KOH एल्कोहलिक सोल्यूशन गर्म करेंगे, मेथिल आइसोसाइनाइड बनेगा जिसका महक आएगा, दुर्गंध युक्त गंध आएगा, +3KCl +3H2O। तो यह जो आप देख रहे हैं कि मेथिलएमीन जो है वह कार्बाइल एमीन परीक्षण देता है, मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है, जबकि डाइमेथिलएमीन यह अभिक्रिया नहीं देता है। इस तरह से हम अंतर कर सकते हैं। दूसरा है द्वितीयक और तृतीयक एमीन में कैसे डिफरेंस करेंगे, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में। तो ध्यान दें, द्वितीयक एमीन बेंजीन सल्फेनाइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से क्रिया करके NN डाइएल्किल बेंजीन सल्फेनाइड बनाता है। ठीक है, तो द्वितीयक एमीन जो है वह बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से क्रिया करके NN डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनाइड बनाता है, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में अविलेय है। ठीक है, जो आपका NN डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा वह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन में क्या होगा, अविलेय होगा। ठीक है, तृतीयक एमीन जो हैं यह अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। तृतीयक एमीन जो हैं वह बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो इस आधार से आप अंतर कर सकते हैं। देखें ध्यान से, यह आपका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है C6H5SO2Cl। ठीक है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और यह आपका द्वितीयक अमीन है, HN 2 R ग्रुप जुड़े हैं, ये द्वितीयक अमीन है, इससे यह अभिक्रिया करता है जिससे यह आपका कंपाउंड बनेगा
H5SO2 NR2, NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फेनमाइड। ठीक है, जबकि तृतीयक अमीन जो है यह अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। इस आधार पे हम द्वितीयक और तृतीयक अमीन को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, तीसरा है आपका एथिलअमीन और एनिलीन में आप कैसे अंतर करेंगे। एथिलअमीन और एनिलीन में आप कैसे डिफरेंस करेंगे, तो देखें ध्यान से। एथिलअमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। जो एथिलअमीन है आपका C2H5NH2, वह HNO2 से अर्थात नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, जबकि एनिलीन ऐसा नहीं करता है। एनिलीन जो है वह यह अभिक्रिया नहीं दिखाता है, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है, जबकि एथिलअमीन जो है यह अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इस आधार पे हम अंतर कर सकते हैं। तो देखें ध्यान से, यह आपका एथिलअमीन और यह आपका नाइट्रस अम्ल HNO2, इसका अभिक्रिया कराएंगे, आपस में अभिक्रिया होगा NaNO2 प्लस HCl 273 से 278 केल्विन पे, और आपका एथिल अल्कोहल बनेगा C2H5OH प्लस H2O और प्लस नाइट्रोजन N2। ठीक है, एनिलीन HNO2 अम्ल से क्रिया करके बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड रंजक उत्पन्न करता है। ठीक है, जो एनिलीन है वह HNO2 नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड रंजक उत्पन्न करता है, यह नाइट्रोजन गैस का उत्पादन नहीं करता है। ठीक है, जबकि आप देख रहे हैं एथिलअमीन जो है वह नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके नाइट्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस बनाता है, जबकि एनिलीन जो है वह नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके नाइट्रोजन गैस का उत्पादन नहीं करता है। ठीक है, तो यह आपका नाइट्रोजन गैस है N2। ठीक है, देखें समीकरण, यह आपका एनिलीन है, अभिक्रिया हो रहा है इसका HNO2 HCl से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, यह आपका बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, जो ऑरेंज कलर का है, संतरी कलर का है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा एथिलअमीन और एनिलीन को कैसे डिफरेंस करेंगे। तो एथिलअमीन जो है वह नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके नाइट्रोजन गैस बनाता है, जबकि एनिलीन जो है वह गैस नहीं बनाता है। नेक्स्ट देखें, चौथा है आपका एनिलीन और बेंजिल एमीन में डिफरेंस। एनिलीन और बेंजिल एमीन में कैसे डिफरेंस करेंगे, तो देखें ध्यान से। यह नाइट्रस अम्ल परीक्षण देता है। बेंजिल एमीन नाइट्रस अम्ल से HNO2 से क्रिया करके नाइट्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जो बेंजिल एमीन है वह नाइट्रस अम्ल से क्रिया करेगा और नाइट्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। तो ध्यान दें, यह आपका बेंजिल एमीन है C6H5CH2NH2। C6H5CH2NH2 यह बेंजिल एमीन है, यह नाइट्रस अम्ल है HNO2 HCl, आपस में क्रिया होगा और आप देख रहे हैं कि यह आपका नाइट्रोजन गैस निकलेगा, जबकि एनिलीन जो है वह नाइट्रोजन गैस नहीं निकालता है। दूसरी ओर एनिलीन जो है वह HNO2 HCl से क्रिया करके बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाता है, जो 273 से 278 केल्विन ताप पर अस्थायी होता है और इसमें नाइट्रोजन गैस नहीं निकलता है। ठीक है, तो एनिलीन जो है उससे नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया होने से नाइट्रोजन गैस नहीं निकलती है, जबकि बेंजिल एमीन की अभिक्रिया जब नाइट्रस अम्ल से होती है तो नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो इस तरह से हम दोनों में अंतर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, अगला है आपका पांचवा, एनिलीन एवं एन मेथिल एनिलीन में डिफरेंस। एनिलीन और एन मेथिल एनिलीन में क्या डिफरेंस है, तो ध्यान दें। एनिलीन एक प्राथमिक एरोमेटिक एमीन है। जो एनिलीन है वह प्राथमिक एरोमेटिक एमीन है, जबकि एन मेथिल एनिलीन द्वितीयक एमीन है। ठीक है,
जो एन मेथिल एनिलीन है वह आपका द्वितीयक एमीन है, जबकि एनिलीन जो है वह प्राथमिक एरोमेटिक एमीन है। इसलिए इसमें विभेद कार्बाइल एमीन परीक्षण द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आप इनमें अंतर कर सकते हैं कार्बाइल एमीन परीक्षण के द्वारा। ठीक है, एनिलीन क्या है? प्राथमिक एरोमेटिक एमीन है, जबकि एन मेथिल एनिलीन जो है वह द्वितीयक एमीन है। इसलिए इसमें अंतर जो है कार्बाइल एमीन परीक्षण द्वारा किया जा सकता है। देखें, एनिलीन क्लोरोफॉर्म से क्रिया करके फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाता है जो बदबूदार होता है। एनिलीन जो है वह क्लोरोफॉर्म से क्रिया करके फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाता है जो बदबूदार होता है, जो एन मेथिल एनिलीन जो है ऐसा नहीं करता है। देखते हैं, ये आपका एनिलीन है C6H5NH2, यह क्लोरोफॉर्म CaCl3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो अभिक्रिया होगा जिससे फिनाइल आइसोसाइनाइड बनेगा। C6H5NC फिनाइल आइसोसाइनाइड बनेगा जो बदबूदार होता है। ठीक है, तो इस तरह से एनिलीन और एन मेथिल एनिलीन में डिफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, देखें ध्यान से, निम्नलिखित के कारण बताइए। कारण बताना है आपको। पहला है एनिलीन का pKb मेथिल एमीन की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, एनिलीन जो है एनिलीन उसका pKb का मान जो है वह मेथिल एमीन की तुलना में अधिक होता है। तो pKb का मान जो है अम्लता के लिए निर्धारित किया जाता है। जिसका pKb का मान अधिक होता है उसका अम्लीय गुण कम होता है। ठीक है, ये आपको बताया गया था। जिसका pKb का मान कम होता है उसकी अम्लीय गुण अधिक होता है। ठीक है, तो एनिलीन का pKb मान जो है वह मेथिल एमीन की तुलना में अधिक है, अर्थात एनिलीन जो है वह कम अम्लीय है, जबकि मेथिल एमीन जो है वह ज़्यादा अम्लीय होगा। तो देखें ध्यान से, समझें इसको। एनिलीन में अनुनाद के कारण, ठीक है, एनिलीन में अनुनाद के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है तथा उस पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रोटॉनीकरण के लिए कम आसानी से प्राप्त होता है। अतः एनिलीन का pKb मान मेथिल एमीन से अधिक होता है तथा एनिलीन मेथिल एमीन की तुलना में कम क्षारीय होता है। एनिलीन जो है वह मेथिल एमीन की तुलना में कम क्षारीय होता है। ठीक है, क्योंकि pKb मान अधिक होने पर क्षारीयता कम होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें कि एनिलीन में अनुनाद के कारण जो है नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है तथा उस पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रोटॉनीकरण के लिए कम आसानी से प्राप्त होता है। अतः एनिलीन का pKb मान मेथिल अमीन से अधिक होता है तथा एनिलीन मेथिल अमीन की तुलना में कम क्षारीय होता है, क्योंकि pKb मान अधिक होने पर क्षारीयता कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो पूछा जा रहा है वह है नंबर 2, एथिल अमीन जल में विलेय है जबकि एनिलीन नहीं। एथिल एमीन जो है वह जल में विलेय होता है जबकि एनिलीन नहीं होता है। इसके क्या कारण है? तो देखें ध्यान से। एथिल एमीन जल में हाइड्रोजन आबंध के कारण विलेय होता है। जो एथिल एमीन होता है वह जल से हाइड्रोजन बंध बना लेता है जिससे एथिल एमीन विलेय हो जाता है जल में, जबकि एनिलीन जो है ऐसा नहीं करता है जिससे वह जल में नहीं घुलता है। देखें हाइड्रोजन बंध को, यह आपका एथिल एमीन है C2H5NH2 और यह आपका जल है H2OHOH। यह C2H5NH2 एथिल एमीन है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि
जल का ऑक्सीजन और एथिलअमीन के हाइड्रोजन के बीच में यह डॉटेड बंध है, जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं, यह बना हुआ है। तो इस तरह से एथिलअमीन जो है जल में हाइड्रोजन बंध बना के घुल जाता है। एनिलीन ऐसा नहीं करता है। एनिलीन में बड़े हाइड्रोकार्बन भाग के कारण, ठीक है, एनिलीन में बड़े हाइड्रोकार्बन भाग के कारण हाइड्रोजन बंधन के बनने का अवसर कम होता है, अतः यह जल में विलेय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन, वह पूछ रहा है मेथिलअमीन फेरिक क्लोराइड के साथ जल में अभिक्रिया करने पर, मेथिलअमीन फेरिक क्लोराइड के साथ जल में अभिक्रिया करने पर जलयोजित फेरिक ऑक्साइड का अवक्षेप देता है। ठीक है, इसके क्या कारण है आपको बताना है। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए ध्यान से, यह पूछा जा रहा है कि मेथिलअमीन फेरिक क्लोराइड के साथ जल में अभिक्रिया करने पर जल योजित फेरिक ऑक्साइड का अवक्षेप देता है, कारण बताइए। तो देखिए ध्यान से, मेथिलअमीन जल से अधिक क्षारीय होने के कारण, ठीक है, मेथिलअमीन जो है वह जल से अधिक क्षारीय होता है। मेथिलअमीन जल से अधिक क्षारीय होने के कारण जल से प्रोटॉन ग्रहण कर हाइड्रोक्साइड आयनों को मुक्त कर देता है। ठीक है, मेथिलअमीन जल से अधिक क्षारीय होने के कारण जल से प्रोटॉन ग्रहण कर हाइड्रोक्साइड आयनों को मुक्त कर देता है। ये हाइड्रोक्साइड आयन Fe3+ आयनों से क्रिया कर जलयोजित फेरिक ऑक्साइड का अवक्षेप बनाते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, यह आपका मेथिलअमीन है और यह आपका जल है, HOH जल है। ठीक है, यह मेथिलअमीन जो है वह जल से प्रोटॉन ग्रहण कर लेगा। यह H जो है यह मेथिलअमीन के पास चला जाएगा H+ के रूप में, यह अलग होगा, और यह OH- के रूप में अलग हो जाएगा। तो OH- अलग हो गया और यह H+ के साथ इससे आकर जुड़ जाएगा नाइट्रोजन से, जिससे बन जाएगा CH3 NH3 N पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, यह घटना होगी। Fe3+ आयनों से क्रिया करके, ठीक है, यह आपका FeCl3 है जो टूटेगा Fe3+ और 3Cl- में। तो यह जो Fe3+ है, इससे यह हाइड्रोक्साइड आयन क्रिया करेंगे। तो देखें 2Fe3+ + 6OH- अब क्रिया होगी, जिससे आपका जल योजित फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनेगा, जल योजित फेरिक ऑक्साइड का अवक्षेप बनेगा Fe2O3.3H2O। यह आपका जल योजित फेरिक ऑक्साइड है, या फिर 2FeOS थ्राइज, 2FeOS थ्राइज के रूप में आपको जल योजित फेरिक ऑक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि मेथिलअमीन जो है वह जल से अधिक क्षारीय होने के कारण जल से प्रोटॉन ग्रहण कर OH- आयनों को मुक्त कर देता है, और ये OH- आयन Fe3+ आयनों से क्रिया करके जल योजित फेरिक ऑक्साइड का अवक्षेप देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, वह पूछ रहा है चौथा नंबर, यद्यपि एमिनो समूह इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आर्थो एवं पैरा निर्देशक होते हैं। ठीक है, जो एमिनो समूह हैं वे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्थो एवं पैरा निर्देशक होता है। फिर भी एनिलीन नाइट्रीकरण द्वारा यथेष्ट मात्रा में मेटा नाइट्रो एनिलीन देता है, इसका क्या कारण है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका क्या रीजन है कि एनिलीन जो है वह नाइट्रोकरण द्वारा यथेष्ट मात्रा में मेटा नाइट्रो एनिलीन देता है, इसके क्या कारण है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 था, समझे ध्यान से। सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अधिकांश एनिलीन प्रोटॉनीकृत होकर एनिलीनियम आयन बनाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर सांद्र HNO3 हो या फिर सांद्र H2SO4 हो, सांद्र HNO3 तथा
सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अधिकांश एनिलीन जो है वह प्रोटानीकृत होकर एनिलीनियम आयन बनाती हैं। अब अभिक्रिया मिश्रण में एनिलीन तथा एनिलीनियम आयन दोनों उपस्थित होते हैं। तो अभिक्रिया मिश्रण में एनिलीन तथा एनिलीनियम आयन दोनों उपस्थित होते हैं। एनिलीन में NH2 समूह आर्थो तथा पैरादेशिक है। एनिलीन में जो NH2 समूह है वह आर्थो और पैरादेशिक है, किंतु एनिलीनियम आयन मेटादेशिक है। ठीक है। एनिलीनियम आयन की अधिक मात्रा के कारण एथेस्ट मात्रा में मेटा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है। ठीक है। तो मेटा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होने का क्या कारण है? तो आपने कारण देखा कि जो एनिलीनियम आयन होता है वह अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जिससे कि मेटा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है। देखें समीकरण, यह आपका एनिलीन है। ठीक है, यह एनिलीन है आपका, जो अम्ल की उपस्थिति में सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एनिलीनियम धनायन बन रहा है। एनिलीनियम धनायन बन रहा है। और फिर आप देख रहे हैं कि HNO3 H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है, H2O अलग हो रहा है, जिससे आपका मेटा नाइट्रो एनिलीनियम धनायन बन रहा है। ठीक है, इससे H+ अलग हो रहा है, जिससे मेटा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एनिलीन HNO3 H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है, यह आपका पैरा नाइट्रो एनिलीन है जो 51% है। यह आपका मेटा नाइट्रो एनिलीन है जो 47% है। और यह आपका आर्थो नाइट्रो एनिलीन है जो 2% है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि मेटा नाइट्रो एनिलीन जो है यथेष्ट मात्रा में प्राप्त हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आपने देखा कि एनिलीन जो है वो आर्थो और पैरा निर्देशक होता है, लेकिन फिर भी पर्याप्त मात्रा में जो है मेटा नाइट्रो एनिलीन बनाता है। ठीक है, 47% है, पर्याप्त मात्रा में आप देख रहे हैं मेटा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त हुआ है। तो इसका कारण आपने देखा कि सांद्र HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में अधिकांश एनिलीन प्रोटानीकृत हो जाता है। ठीक है, और एनिलीनियम आयन बनाता है। ठीक है, अब अभिक्रिया मिश्रण में एनिलीन और एनिलीनियम आयन दोनों उपस्थित हो जाते हैं, जिससे एनिलीन में NH2 समूह आर्थो और पैरादेशिक है, किंतु एनिलीनियम आयन मेटादेशिक होता है। एनिलीनियम आयन की अधिक मात्रा के कारण जो है यथेष्ट मात्रा में मेटा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, देखें, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। तो एनिलीन जो है वह फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है, इसके क्या कारण है? तो देखें ध्यान से, एनिलीन एक लुईस क्षार होने के कारण, एनिलीन क्या होता है? एक लुईस क्षार होता है, जिससे यह एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 जो कि लुईस अम्ल है के साथ एक संकर बनाता है। ठीक है, एनिलीन जो है वह लुईस क्षार होता है और यह एल्युमिनियम क्लोराइड अर्थात लुईस अम्ल के साथ मिलकर एक संकर बना लेता है। देखें, यह आपका एनिलीन है C6H5NH2, यह लुईस क्षार की तरह काम करेगा। और यह आपका एल्युमिनियम क्लोराइड है AlCl3 जो लुईस अम्ल का काम करेगा। यह आपस में कंबाइंड होकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा, संकर यौगिक बन जाएगा। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप एनिलीन का नाइट्रोजन धनात्मक आवेशित हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति एक प्रबल विषक्रियक समूह के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इस कारण एनिलीन जो है वह फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। तो आप देख रहे हैं कि एनिलीन का जो नाइट्रोजन है वह धनात्मक आवेशित हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति एक प्रबल विषक्रियक समूह के रूप में कार्य करता है, और इस कारण जो है एनिलीन जो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है,
एरोमेटिक एमिनो के डाईएजोनियम लवण, एरोमेटिक एमिनो के डाईएजोनियम लवण एलिफैटिक एमिनो से प्राप्त लवण से अधिक अस्थायी होते हैं, क्यों? तो जो एरोमेटिक एमीन के डाईएजोनियम लवण हैं वो एलिफैटिक एमीन से प्राप्त लवण से अधिक अस्थायी हैं, क्यों? देखें ध्यान से इसका कारण। एरोमेटिक एमीन के जो डाईएजोनियम लवण हैं वो अधिक अस्थायी होते हैं, क्यों? देखें कारण। एरोमेटिक एमिनो के डाईएजोनियम लवण एलिफैटिक एमिनो से प्राप्त लवण से अधिक अस्थायी होते हैं, क्यों? क्योंकि ये अनुनाद अस्थायित्व हैं। ये अनुनाद के द्वारा क्या होते हैं? अस्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं, स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेते हैं। जबकि एलिफैटिक अमीनो के डाईएजोनियम लवणों में इस प्रकार के अनुनाद अस्थायित्व संभव नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो एरोमेटिक अमीन हैं उनमें अनुनाद की घटना हो जाती है जिससे वो स्टेबल हो जाते हैं, जबकि एलिफैटिक अमीन में अनुनाद की घटना नहीं होती है और वो स्टेबल नहीं हो पाते हैं, उनको अतिरिक्त अस्थायित्व नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो यह आपका C6H5N2, यहाँ पे देख रहे हैं नाइट्रोजन में अनुनाद हो रहा है, इस तरह की घटना होगी जिससे एरोमेटिक अमीन जो होते हैं वे अस्थायी हो जाते हैं, जबकि एलिफैटिक अमीन जो हैं वो अस्थायी नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट देखें, 7वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों? प्राथमिक एमीन के निर्माण में गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों? तो देखें ध्यान से। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण से प्राप्त प्राथमिक एमीन शुद्ध होते हैं। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण से जो एमीन प्राप्त होते हैं, प्राथमिक एमीन, वह शुद्ध होते हैं और उनमें द्वितीयक और तृतीयक एमीन के अंश नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अतः इस विधि को प्राथमिक एमीन के संश्लेषण के लिए पसंद किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण से जो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है वह शुद्ध होता है और उसमें द्वितीयक तृतीयक एमीन के अंश नहीं पाए जाते हैं, अतः इस विधि को प्राथमिक एमीन के संश्लेषण के लिए पसंद किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 से बताया जाएगा। थैंक यू।